मार्केट में इतना प्रेशर बना हुआ है कि सबके कमेंट्स ऐसे आ रहे हैं कि हम डूब गए, बर्बाद हो गए एंड इतना पैनिक सिचुएशंस बना हुआ है कि सबको लग रहा है कि बस सब खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया, अब सब कुछ भी नहीं बचा है। क्या सच में ऐसा है? थोड़ी बहुत रिसर्च की तो पता चला कि कल ये पैनिक सिचुएशंस और बढ़ गई जब इस तरीके की न्यूज़ आने लगी एंड इस तरीके की वीडियोज़ आने लगी कि 28 साल का लेवल टूटेगा। क्या सच में ऐसा है कि 28 साल का लेवल टूटेगा? क्या पिछले 28 सालों में मार्केट ने कभी इतना रिएक्शन नहीं दिखाया? क्या कभी क्रैश नहीं आया, कभी गिरावट नहीं आया? तो क्या सच में ऐसे रिएक्ट करने की ज़रूरत है? या फिर हमें ये जानने की ज़रूरत है कि क्या निफ्टी 15% यहाँ से अप जाएगा, यानी कि 26,000 का लेवल टच करेगा, या फिर कब करेगा? दोनों ही कंडीशंस आपको जाननी जरूरी है। तो चलिए मैं एक्सप्लेन करके आपको समझाती हूँ एंड आपका जो पैनिक सिचुएशन है उसको थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि हर जगह नेगेटिव बातें ही हो रही हैं। तो चलिए मैं कुछ पॉजिटिविटी भी ऐड करती हूँ एंड ये नेगेटिविटी बातें क्यों आ रही हैं मैं उसको एक्सप्लेन करती हूँ, ताकि उसका भी कंक्लूजन निकले, ताकि आप समझ सकें कि जिस तरीके से आप लोग पैनिक सिचुएशंस बना रहे हैं एक्चुअल में उसकी जरूरत नहीं है। बस इन सब चीज़ों को समझना जरूरी है। दिस इज पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टॉक 247। देखिए, ये हम जो सुन रहे हैं ना कि 28 साल का लेवल टूटेगा, इसका पुराना रिकॉर्ड टूटेगा। आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ 1996 में ही मार्केट में इतना गिरा था। निफ्टी कितने परसेंट गिरी है? 13 से 14%। मुझे एक बात पता है कि क्या इसके पहले निफ्टी ने 13-14% का फॉल नहीं दिखाया है? 1996 की जो बात हो रही है, ये क्यों कहा जा रहा है 28 साल का रिकॉर्ड, मैं बताती हूँ आपको। क्योंकि इतने लंबे समय तक की गिरावट नहीं देखी गई है। निफ्टी जो है 5 से 6 महीने, निफ्टी इंडेक्स की हमेशा बात होती है, ओवरऑल मार्केट को उसी से कंपैरिजन किया जाता है। तो निफ्टी ने जो है देखिए पिछले 5 से 6 महीने की जो लंबी गिरावट चल रही है ना, 6 महीने हम मान लेते हैं, तो ये लंबा गिरावट है। ठीक है, बस इस बार लंबा गिरावट देखने को मिला। तो यही चीजें बताई जा रही हैं कि 1996 के बाद, यानी कि ये 94-95 में ही ऐसा हुआ था कि उसकी उसी टाइम जो है इतना लंबा गिरावट आया था एंड उसके बाद हर साल गिरावट आई है, हर साल मार्केट में क्रैश आई है। अभी 2023 की ही बात करूं तो इससे ज्यादा निफ्टी ने क्रैश दिखाया था, 18 से 20% का क्रैश। एंड आप हर साल का हिस्ट्री डेटा चेकआउट कीजिए, आपको हर साल दिखेगा कि 18% 20% गिरावट जरूरी ही है हमेशा ही, क्योंकि वो खुद को करेक्ट करेगी तभी तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी एंड वो अपसाइड का रैली दिखाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इससे ज्यादा गिरावट कभी नहीं देखने को मिली, वो हर साल देखने को मिले। इनफैक्ट कोविड एंड जो 2008 में आर्थिक मंदी आई थी, 2020 में जो पेंडेमिक आया था, उसमें तो बड़े फॉल देखने को मिले थे, 23% का गिरावट था। लेकिन ये इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि लंबी गिरावट नहीं थी, 5 से 6 महीने तक नहीं था। देखिए मैक्सिमम कब होता है, सिर्फ हम कोविड को, आर्थिक मंदी वाला 2008 हटा दें क्योंकि वो चीजें अलग थी। ठीक है, तो उसके उसके हटाने के बाद बता दूं कि देखिए हमेशा क्या होता है ना कि 2 महीने का मैक्सिमम गिरावट रहता है, या फिर मैक्सिमम 3 मंथ्स। एंड जो अर्निंग ग्रोथ रिलीज होती है, रिपोर्ट्स आती है क्वार्टरली, उसके बाद चेंज हो जाता है एंड बेटर चीजें आती हैं तो मार्केट अपना रिवर्स कर जाता है। तो हमेशा ऐसा हुआ है। पहली बार हुआ है 1996 के बाद कि 5 से 6 महीने की लंबी गिरावट देखने को मिली है एंड इसका रीजन आप सभी जानते हैं कि गिरावट क्यों आई है। अर्निंग्स आने के बाद अपना भी मार्केट अच्छा होता है, लेकिन अर्निंग्स ही पुअर आने लगी लगातार कंपनीज की, तो उसे मार्केट ने सडन रिएक्ट किया। ठीक है, अर्निंग्स पुअर आई। अर्निंग्स पुअर क्यों आई? क्योंकि पूरे साल जो है ग्लोबल कंसर्न्स एंड ग्लोबल प्रॉब्लम्स चल रही थी, अनसर्टेनिटी लगातार बन रही थी, जिससे कि कंपनीज ने अर्निंग्स नहीं बनाई। ओके, तो इस वजह से पुअर परफॉर्मेंस आने लगे। अभी वो चीजें चली रही थी, अपना बजट एंड ऑल आया, इंटरेस्ट रेट कम आया, बजट में बहुत सारी चीजें हमारे लिए पॉजिटिविटी आई, कंजप्शंस बढ़ाने की बात की गई, कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाने की बात की गई, आरबीआई ने 25 बीपीएस कम किया, तो अपना मार्केट और बेहतर होना चाहिए। लेकिन अभी रिकवरी फिर आती, तब तक टैरिफ वाला मामला आ गया, ट्रम्प जी ने अपना टैरिफ का अनाउंसमेंट किया एंड सिर्फ इंडियन मार्केट नहीं, हर जगह हलचल मच गया। तो टैरिफ की भी अगर बात हो रही है ना, तो मैं हर चीज आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि क्या सच में टैरिफ से अपने इंडियन मार्केट पर ज्यादा असर पड़ेगा या उससे हमें पैनिक करने की जरूरत है। मैं एक्सप्लेन करती हूँ हर चीज। तो बस इसी वजह से ये जो है लंबे समय का हमें गिरावट देखने को मिला है। तो मैं सभी से बस एक ही चीज कहना चाहूंगी यहाँ पर, बाकी की डिटेल्स देने से पहले, कि अगर इस 6 महीने के करेक्शन से, 6 महीने की गिरावट से आपने अपना हार्ड एंड मनी लगाया है, क्यों लगाया है? क्या लॉस बुक करने के लिए या फिर प्रॉफिट गेन करने के लिए? ऑब्वियसली प्रॉफिट गेन करने के लिए। तो आप एफडी में जाते हो, 5 साल मिनिमम, 10 साल आप वेट करते हो, उस फंड से आपको कोई मतलब नहीं रहता है, आप पेशेंस के साथ वेट करते हो। म्यूचुअल फंड्स में जाते हैं, मिनिमम मान लेती हूँ 3 साल भी तो आप वेट करते होंगे। कहीं पर भी बॉन्ड यील्ड, कहीं पर भी आपका इन्वेस्टमेंट जाता है तो आप एक टाइम पीरियड देते हैं। ठीक है, गोल्ड में ही आप इन्वेस्ट करें तो ऐसा थोड़ी है कि आपने इंस्टेंटली किया एंड अप डाउन, गोल्ड भी तो अप डाउन होता है, तो क्या आप उससे परेशान हो जाते हैं? ऐसा है नहीं है ना। तो जब मार्केट में मान लीजिए 6 महीने का ही है, 6 महीने और सही, 1 साल ही अगर आपको वेट करना पड़ रहा है, तो क्या इतना पेशेंस आपके पास नहीं है?
जब वो रिकवरी हो सकती है, जब वो प्रॉफिट आप गेन कर सकते हैं। तो बस मेरा इतना ही सवाल है, प्लीज़ इसके लिए कमेंट करके बताइए कि क्या इतना ही पेशेंस है आपके पास कि 6 महीने में आपको लगता है कि आप बर्बाद हो गए हैं? खैर वो तो चलता रहेगा, प्लीज़ कमेंट करिए। एंड चलिए मैं आपको समझाती हूँ। टैरिफ का जो चल रहा है ना, बहुत सारे ब्रोकरेज फर्म्स हाउसेस की तरफ से रिपोर्ट्स आए हैं एंड ऐसे भी मैंने कई सारे वीडियोस में समझाया है कि अपने इंडियन मार्केट पर ये प्रेशर कम रहेगा टैरिफ का भी। ट्रेड वार्स भी होते हैं, अगर टेंशन बढ़ती तो भी अपने इंडियन मार्केट पर प्रेशर कम रहेगा। क्यों? क्योंकि अपना इंडिया जो है यूएस में उतना एक्सपोर्ट ही नहीं करती है, सिर्फ 3 अरब डॉलर का करती है, जिससे कुछ खास इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। सिर्फ 2 सेक्टर है जिस पर सबसे ज्यादा इंपैक्ट रहेगा। आईटी सेक्टर, क्योंकि यूएस एंड यूरोप से 85% रेवेन्यू जनरेट करती है, एंड दूसरा फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज, जिनकी डिपेंडेंसी 40% तक की है। ये 2 सेक्टर्स सबसे ज्यादा इंपैक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा बाकी कोई भी सेक्टर्स ऐसे नहीं है जिनकी डिपेंडेंसी ज्यादा हो या फिर अपना इंडिया जो है एक्सपोर्ट करता हो तो उनके इंपोर्ट पर असर पड़े, या फिर वो इंपोर्ट ड्यूटीज बढ़ाने से उनको खतरा हो, या फिर बहुत ज्यादा प्रेशर हो। तो इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। अब बात आ रही है, सभी जानते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टर्स बेच रहे हैं लगातार, 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा की सेलिंग उन्होंने कर दी है, जिससे अपना मार्केट हो रहा था। अब एक और चीज बता दूं कि सिर्फ इंडिया में ही ये बिकवाली नहीं हो रही है, ये बिकवाली एमर्जिंग मार्केट में हो रही है। एंड अपना इंडिया क्या है? एमर्जिंग मार्केट। इसके अलावा और भी कंट्रीज हैं जो एमर्जिंग मार्केट में, जैसे कि थाईलैंड, फिलीपींस। आपको बता दूं इंडिया जो है तीसरे नंबर पर है जहां पर पुअर परफॉर्मेंस मार्केट में रहा है या फिर बिकवाली एफआईज ने ज्यादा की है। सबसे ज्यादा बिकवाली आपको पता है थाईलैंड एंड फिलीपींस के मार्केट में हुई है, सबसे ज्यादा, क्योंकि वो भी एमर्जिंग मार्केट में ही है। यानी कि जितने भी एमर्जिंग मार्केट है ना, बिकवाली वहां पर हुई है एफआईआईज की। तो ये मत सोचिए कि सिर्फ इंडिया से ही निकल रहे हैं। एक और चीज बताना चाहती हूँ कि अपने इंडिया से भी निकल, तो मैं बाकी कंट्रीज के नहीं, अपने इंडिया की बात करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए रूपी वीक हुआ। क्यों? क्योंकि डॉलर स्ट्रांग हुआ एंड एमर्जिंग मार्केट के कंपैरिजन में डॉलर स्ट्रांग हुआ है। तो इस वजह से जहां जहां एमर्जिंग मार्केट थी ना, तो इस वजह से एफआईआईज निकलने लगे, क्योंकि वहां पर रुपये की वैल्यू कम हो रही थी। एंड रुपये वैल्यू कम होना मतलब कि उस का फ्यूचर वो इंडिकेट करें, यानी कि वैल्यूएशंस जो है, ये माना गया कि अपने इंडियन मार्केट का वैल्यूएशन ज्यादा हो चुका है। अब ये कहां से शुरू हुआ, चलिए ये भी बताती हूँ। ब्लूमबर्ग का आपने नाम सुना है, उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट में चाइना से कंपैरिजन करते हुए बताया कि इंडिया ओवर प्राइस्ड है, इंडिया का मार्केट ये वैल्यूएशंस में ज्यादा है। क्यों? क्योंकि चाइना का मार्केट भी बताया गया कि 12.3 टाइम्स फॉरवर्ड्स अर्निंग ग्रोथ पर ट्रेड कर रहा है। वहीं पर अपना इंडिया का मार्केट जो निफ्टी 50 है वो 18.7 टाइम्स फॉरवर्ड अर्निंग ग्रोथ पर ट्रेड कर रहा है। तो उन्होंने ये रिपोर्ट जारी करके बताया कि वैल्यूएशंस में ज्यादा है। अब वैल्यूएशन ज्यादा, डॉलर स्ट्रॉन्ग एंड रुपी वीक, ऊपर से अर्निंग ग्रोथ वीक आ रही थी, तो इस वजह से एफआईआईज तो लगातार बिकवाली करने लगे, जो प्रॉफिट था लेकर निकलने लगे। तो प्रेशर बना हुआ है। सबको ये दिख रहा है कि एफआईआईज तो बेच रहे हैं, किसी ने ये नोटिस नहीं किया कि जितना एफआईआईज ने बेचा है उतना अपने डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने खरीदा भी है। तो ये भी तो आपको समझना चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ पैसा निकल रहा है, उतना पैसा मार्केट में आ भी तो रहा है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं? म्यूचुअल फंड्स की एसआईपी लगातार उसमें 25,000 जो है बेसिस पर हर बार बढ़ रही है। तो ये मत सोचिए कि सिर्फ फंड निकल रहा है, एक्चुअली में वो इन्वेस्टमेंट आ भी रही है। बस प्रॉब्लम ये है कि रिटेल इन्वेस्टर्स भी बहुत ज्यादा रिएक्शन दे रहे हैं, पैनिक कर रहे हैं, तो वो भी अपना बचा कुचा लेकर नहीं कर रहे, तो मार्केट इस वजह से और ज्यादा रिएक्ट कर रहा है। अब देखिए महेश पाटिल है जो फंड और इन्वेस्टमेंट मैनेजर है, जो 3 लाख करोड़ एसेट जो है मैनेज करते हैं, जिनको 30 साल का मार्केट का एक्सपीरियंस है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि ट्रेड वार का ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, अपने यहाँ वैल्यूएशंस अच्छे हो चुके हैं एंड ये अच्छी ग्रोथ हमें आगे देखने को मिल सकती है। इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा है कि ग्लोबल ट्रेड वॉर से जो है इस टैरिफ बढ़ाने से इंडिया को फायदा ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर डोमेस्टिक कंजप्शन बहुत ज्यादा है। तो अपने इंडिया में जो है इसको काफी बेनिफिट मिल सकता है बाकी कंपनीज को। उन्होंने क्लियरली कहा है कि बुरा वक्त अब खत्म हो रहा है, अच्छे दिन अब जल्द ही लौटने वाले हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सभी इमर्जिंग मार्केट्स में आई है, जिसका मतलब क्या है कि उस वजह से अर्निंग्स ग्रोथ जो है डाउन हुए हैं। तो अर्निंग ग्रोथ डाउन होने की वजह से एंड इमर्जिंग मार्केट में बिकवाली की वजह से ये और ज्यादा बूस्ट कर सकते हैं। उन्होंने इस तरीके की अपने रिपोर्ट्स में जो है एक्सप्लेनेशन दी है। एंड उन्होंने ये भी बोला है कि फाइनेंशियल ईयर 26 के पॉजिटिव अर्निंग ग्रोथ पर ही रुपी जो है डिपेंडेंसी बढ़ेगी, यानी कि अपने रुपए की वैल्यू बढ़ेगी, तब जाके एफआईआईज की वापसी हो सकती है। अब आप सोचोगे कि ये 1 साल है क्या, 2026 या फिर फाइनेंशियल ईयर 26? नहीं, ये अपना अप्रैल से ही स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि मार्च में क्वार्टर अर्निंग्स आने लगती है एंड फाइनेंशियल ईयर 26 अपना वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि निफ्टी का वैल्यूएशन काफी अच्छा हो चुका है। इसके साथ ही गोल्ड स्पेस में एंड कंज्यूमर स्पेस में ज्यादा जो है हमें पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है। चलिए मार्च अप्रैल की बात हो रही है, फाइनेंशियल ईयर 26, तो बता दूं कि ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म सिटी, जिनका आपने नाम सुना होना, इन्होंने तो ये भी प्रेडिक्शन कर दिया है कि निफ्टी
इस साल दिसंबर में 26,000 तक जा सकती है, यानी कि 15% तक राइज हो सकती है अगर यहाँ के प्राइसेस 26,000 का लेवल टच करती है तो। उन्होंने क्यों बोला ऐसा? क्योंकि यहाँ का वैल्यूएशन बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो चुका है। इनफैक्ट उन्होंने जो है इंडिया की रेटिंग्स बढ़ा दी है, से उन्होंने इसको न्यूट्रल कर दिया है। एंड उन्होंने कहा, सीधा कहा है उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट में, कि जो टैरिफ का हलचल मचा हुआ है उससे जो है इंडिया को ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो उतना ट्रेड करती नहीं है, वो उतना एक्सपोर्ट करती नहीं है। इनफैक्ट इसको तो फायदा ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर ये कंजप्शन बढ़ाने की बात हो रही है एंड डोमेस्टिक कंजप्शन यहाँ ज्यादा से ज्यादा है, तो इनफैक्ट इंडिया को बेनिफिट मिलेगा। 3 और रीजंस है जिससे कि अपना मार्केट जो है काफी अच्छा रिवर्स कर सकता है एंड एक्सपेक्टेशंस यहाँ ज्यादा है। पहला, बजट में अच्छी अनाउंसमेंट आई, कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाने की बात गई, कंजप्शन बढ़ाने की बात की गई एंड कई सेक्टर्स को बूस्ट करने की बात की गई। इनफैक्ट इनकम टैक्स रेट कम करने से और भी बेनिफिट यहाँ पर देखा जा रहा है कई सारे सेक्टर्स में। इनकम टैक्स की कमी से कंजम्पशन बढ़ेगा, आरबीआई ने 25 बीपीएस से जो है रेट्स कट्स की, उससे बेनिफिट मिलेगा। इनफैक्ट ये भी कहा कि आने वाले 3 महीने में, अगले 3 महीने में 50 बीपीएस से जो है सेंट्रल रेपो रेट कट हो सकते हैं, तो इससे और ज्यादा बेनिफिशियल ही रहेगा अपना इंडियन मार्केट। सो इस वजह से उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि निफ्टी जो है वैल्यूएशन बहुत अच्छा कर चुकी है, अपना इंडियन मार्केट वैल्यूएशन में सेट हो चुकी। सभी बिकवाल इसलिए ही तो हो रही थी ना कि वैल्यूएशन ज्यादा था, अब तो इतना ही गिर चुका है कि वैल्यूएशन इसके अट्रैक्टिव हो चुके हैं। जहां पर वैल्यूएशन अट्रैक्टिव होता है वहां पर गुंजाइश, वहां पर एक्सपेक्टेशंस, वहां पर अपॉर्चुनिटी काफी अच्छी होती है। सो उन्होंने यही एक्सपेक्ट किया है कि दिसंबर तक 15% यानी कि 26,000 तक जा सकता है, मे बी उससे पहले ही चला जाए। अगर हमारे जो है अर्निंग ग्रोथ्स फाइनेंशियल 26 के बेटर आते हैं तो मे बी हमें जल्दी ही देखने को मिले। अब चलिए मैं एक और रिपोर्ट बताती हूँ ब्रोकरेज फर्म जेएम फाइनेंशियल्स का। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये जारी किया है कि पिछले 10 साल का उन्होंने डेटा पैटर्न शेयर किया है। अगर आप हिस्ट्री चेकआउट करेंगे तो उन्होंने बताया है कि पिछले 10 साल के डेटा के अकॉर्डिंग जब भी गिरावट आई है मार्केट में, हर बार मार्च में जो है निफ्टी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, हमें रिवर्सल दिया है। एंड उन्होंने ये कैलकुलेशन बताया कि 10 में से 7 बार निफ्टी ने जो है बेटर परफॉर्मेंस दी है एंड अपने मार्केट ने परफॉर्मेंस ही बेहतर दिया है मार्च में, तो मे भी अपना मार्केट मार्च से रिवर्स कर जाए। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कुछ इस तरीके से बताया है। एंड ये भी बताया है कि 10 में से 9 बार ऐसा हुआ है कि जनवरी टू दिसंबर हमेशा फॉल ही देखने को मिली है। आप भी अगर हिस्ट्री डेटा चेकआउट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। बस प्रॉब्लम ये है कि 2 से 3 महीने मैक्सिमम गिरावट रही है, उसके बाद रिकवरी आ जाती है। बट इसी बार ऐसा हुआ है कि 5 से 6 महीने का गिरावट है, तो सभी 28 साल का पुराना रिकॉर्ड एंड ऑल आपको देखने को मिल रहा है। तो मैं बस सभी से एक ही चीज कहना चाहूंगी कि सिर्फ नेगेटिविटी ही ना सुने, उसे पैनिक ना करें, क्योंकि इससे किसी का नुकसान नहीं होता है, सिर्फ आपका नुकसान होगा जो आपने फंड लगाया है। बस थोड़े पेशेंस से अगर आपकी रिकवरी एंड आपको प्रॉफिट मिल सकता है तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा रिएक्ट करने की एंड बहुत ज्यादा पैनिक करने की जरूरत है। एट द एंड थोड़े टाइम के साथ मार्केट ऊपर ही जाएगा। उम्मीद करूंगी कि आपके लिए ये वीडियो नीडफुल रहेगी, हेल्पफुल रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।